Okay, today we will start our next practical, that is the determine the kinetics of the hydrolysis of sugar. The aim of current experiment is you have to determine the rate constant order of pseudo first order reaction. In the heading of the practical, there is the kinetics. What is the meaning of kinetics? That you have to determine the rate constant of a pseudo first order reaction or hydrolysis of the sugar. In this practical, there are two terms. जो पहली टर्म है, इट इज द सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. सो सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होते हैं, आज हम ये थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और फिर हम देखेंगे कि हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर क्या होती है, उसको हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज द सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. सीडो का मतलब क्या होता है? सीडो का मतलब होता है फॉल्स, ठीक है, जो ठीक नहीं होता, जो ट्रू नहीं होता, जो इसके अंदर कोई अनसर्टेनिटी पाई जाती है, जिसकी बात ठीक नहीं होती, दैट इज द सीडो. सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वन? That there is a reaction, it is the hydrolysis of sugar. What is hydrolysis? It is hydro mean water and lysis is breakdown. Hydrolysis of sugar mean the breakdown of sugar in the presence of water. तो अगर आपके पास कोई हाइड्रोलिसिस रिएक्शन होते हैं, इसका मतलब ये नहीं होता कि वो वाटर ब्रेक डाउन हो रहा है. Its meaning is that those reaction in which the molecule is break down in the presence of water, they known as hydrolysis reaction. So इस करंट एक्सपेरिमेंट में हम देखेंगे कि हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर क्या होती है और ये जो रिएक्शन है हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर का, इसकी काइनेटिक्स इसकी क्या है. सो जो इसकी काइनेटिक्स है हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर की, दैट इज बेसिकली सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का क्या मतलब है? बेसिकली हमारे पास जो हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर होता है, होना इसको सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन चाहिए. क्यों, ये हम डिस्कस करते हैं. बट इट रिप्रेजेंट एज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. बजाहिर देखने में वो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन लगता है, लेकिन उसके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की है. दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट द सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स वी टॉक अबाउट द हाइड्रोलिसिस ऑफ द शुगर. ठीक है, शुगर हमारे पास एक कार्बोहाइड्रेट है, जिस जो कॉम्बिनेशन बनी होती है एक ग्लूकोज और एक फ्रुक्टोज के मॉलिक्यूल से. व्हेन दे आर कंबाइंड टुगेदर, दे कंडेंस टुगेदर, देन देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ शुगर. Okay, now if you done the hydrolysis of sugar, what happen? This sugar hydrolyzed, this sugar is break down into its smaller unit, that is the fructose and glucose. There is a thing that sucrose solution rotate the plane polarized light. Sucrose is the dextrorotatory. ठीक है, तो जो हमारे पास प्लेन पोलराइज लाइट जो सोल्यूशन करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? दे आर द ऑप्टिकली एक्टिव. तो जो सुक्रोज सोल्यूशन होता है, जो शुगर सोल्यूशन है, सुक्रोज इज द केमिकल नेम ऑफ द शुगर. तो हमारे पास यहाँ पे जो सुक्रोज है वो ऑप्टिकल एक्टिव हमारे पास कंपाउंड है, और जो उसका सोल्यूशन है, जब उसके ऊपर लाइट को फॉल कराते हैं तो वो लाइट को क्या कर देता है? रोटेट करवाता है. तो इट इज द डेक्स्ट्रोरोटेटरी. सो जो लाइट रोटेट होती है, प्लेन पोलराइज लाइट, either in right direction or either in the left direction. If the light is rotate in the you can say in the right direction, you say it is the dextrorotatory. But if the light rotate left side, so it will be the levorotatory. So the sugar solution itself, it is the dextrorotatory. But what happens when there is the hydrolysis of sugar? The resulting mixture contain glucose and fructose. ठीक है, and this is the fructose that is the slightly levorotatory. ठीक है, जो फ्रुक्टोज है वो हमारे पास लीवोरोटेटरी है और उसकी एंगल ऑफ रोटेशन क्या है? इट इज द -92 डिग्री. लेकिन जो हमारे पास ग्लूकोज होता है, दैट इज द डेक्स्ट्रोरोटेटरी, इट इज द +52.5 डिग्री. दीज आर द एस्टिमेटिव मोलर रोटेशन आर द मोलर एंगल ऑफ द सुक्रोज सॉल्यूशन आफ्टर हाइड्रोलिसिस. तो अगर शुगर सोल्यूशन की हाइड्रोलिसिस नहीं हुई, तो उसके ऊपर आप प्लेन पोलराइज लाइट को फॉल कराएंगे तो क्या होगा? वो हमारे पास जो लाइट को रोटेट करवाएगा राइट साइड पे. लेकिन जैसे ही उसकी हाइड्रोलिसिस स्टार्ट होती है,
अब उसके ऊपर अगर प्लेन पोलराइज लाइट को फॉल करवाते हैं तो वो कहाँ पे मूव करती है, लेफ्ट साइड पे। उसकी वजह क्या है, क्योंकि शुगर हाइड्रोलाइज हो रही है और वो किसको प्रोड्यूस कर रही है, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज को। जो फ्रुक्टोज है ये प्लेन पोलराइज को लेफ्ट साइड पे रोटेट करता है क्योंकि ये लीवो रोटेटरी है। तो यू कैन सेट दैट द मिक्सचर इज सेड टू बी लीवो रोटेटरी एंड इन्वर्जन ऑफ शुगर। ये बात है, ये अक्सर क्वेश्चन भी पूछा जाता है, वाइवास में भी बच्चों को पूछा जाता है कि जो हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर है इसको इन्वर्जन ऑफ शुगर क्यों कहते हैं, इन्वर्जन ऑफ शुगर क्यों कहते हैं। यही वजह है, जब उसकी हाइड्रोलिसिस नहीं होती तो जो लाइट है वो उसको राइट साइड पे, प्लेन पोलराइज लाइट जो रोटेट होती है वो राइट साइड पे होती है। आफ्टर हाइड्रोलाइसिस उसकी इन्वर्जन हो जाती है, यानी कि पहले प्लेन पोलराइज लाइट राइट साइड को मूव कर रही थी, अब लेफ्ट साइड को करती है। सो दिस इज द इन्वर्जन एंड इट इज सेड टू बी द इन्वर्जन ऑफ शुगर। ये अक्सर क्वेश्चन बच्चों को पूछा जाता है, सो यू हैव टू कीप इन योर माइंड कि व्हाई द हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर इज नोन एज इन्वर्जन ऑफ शुगर। ओके, नाउ इन करंट स्टडी व्हाट यू डू, दैट सुक्रोज इज यूज्ड अप टू मेक द ग्लूकोज फ्रुक्टोज मिक्सचर, ठीक है। और जो एंगल ऑफ रोटेशन है वो आपका बनेगा, अगर हम हाइड्रोलिसिस से पहले रोटेशन चेक करेंगे तो डेफिनेटली इट विल बी द डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ठीक है, यानी कि लाइट प्लेन पोलराइज लाइट जो सी है वो राइट साइड को मूव करेगी और राइट एंगल्स आएंगे। लेकिन जब उसकी हाइड्रोलिसिस हो जाएगी और फिर हम उस शुगर की अगर चेक करेंगे पोलैरिमीट्री से कि उन्होंने उस शुगर के अंदर लाइट का क्या इफेक्ट है, और अगर तो लाइट लेफ्ट साइड को रोटेट करेगी तो हमें पता चल जाएगा कि नाउ द शुगर इज कंप्लीटली हाइड्रोलाइज, ठीक है। तो हम लोगों ने आज एक्सपेरिमेंट में इसमें यही डिस्कस करना है कि जो हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर है वो हम चेक कैसे करेंगे, बाय द मीन ऑफ पोलैरिमीटर। पोलैरिमीटर क्या है, पोलैरिमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट which tell us about the angle of rotation। पोलैरीमीटर जो असल में इसका नाम ही देखें, पोलैरीमीटर जो प्लेन पोलराइज लाइट को ओरिजिनेट करता है, और व्हेन दीज पोलराइज लाइट फॉल ऑन द सोल्यूशन दे विल डिफ्लेक्ट आर टू राइट एंड द लेफ्ट साइड। सो इफ देयर इज राइट दिस इज द डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लेफ्ट साइड पे लीवो रोटेटरी है। सो हम यहाँ पे पोलैरीमीटर को यूज करेंगे। पोलैरीमीटर को यूज करते हुए हम ये चेक करेंगे कि कितनी शुगर हाइड्रोलाइज हो चुकी है, ठीक है। सो हाइड्रोलाइसिस ऑफ शुगर क्या है वो भी हमने देख लिया। हाइड्रोलाइसिस ब्रेक डाउन ऑफ शुगर है, शुगर को ब्रेक डाउन करने के लिए हमें पर्टिकुलरली कोई एसिड वगैरह चाहिए होता है, ठीक है। तो एसिड मिलेगा, शुगर ब्रेक डाउन होगी, शुगर ब्रेक डाउन हाइड्रोलाइज हो गई है, तो कितनी हुई है उसको चेक करने के लिए हम जो इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे दैट इज द पोलैरीमीटर, ठीक है। सो हम लोगों ने पोलैरीमीटर के अंदर यहाँ पे जो एक बात है दैट इज पोलैरीमीटर के अंदर हम लोगों ने चेक कैसे करना है, ठीक है। तो पोलैरीमीटर में जब लाइट फॉल करती है तो हमारी स्क्रीन पे बेसिकली हमें एंगल्स मिलते हैं, ठीक है। एंगल को देखते हुए हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि कितनी कंसंट्रेशन शुगर की हाइड्रोलाइज हो चुकी है। तो द रोटेशन इज डिटरमाइंड, जो रोटेशन है यानी जो एंगल है वो बिगिनिंग में क्या होगा, जो एंगल को हम ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं A0, ठीक है, यानी कि जो आप बिगिनिंग में बिल्कुल, यानी कि अभी शुगर हाइड्रोलाइज ही नहीं की, आपने शुगर सैंपल लिया, पोलैरीमीटर के नीचे रखा, उसको ऑन किया, लाइट उसके ऊपर फॉल की, एक पर्टिकुलर एंगल बन गया, आपने एंगल नोट कर लिया, दिस इज द A0। This is the A0, and what is A0? It is the angle of rotation at the beginning when there is no hydrolysis of sugar। फिर अब जब हमने उसकी जो हाइड्रोलिसिस है वो शुरू कर दी है, और उसकी हाइड्रोलिसिस किस में होगी, एज यू सी इन द इक्वेशन C12H22O11, दिस इज द केमिकल फार्मूला ऑफ द सुक्रोज और शुगर। जब हमने इसकी हाइड्रोलिसिस कराई है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, इट इज ब्रेक डाउन बाय यूजिंग द कैटलिस्ट, इट इज H पॉजिटिव, इट विल फॉर्म C6H12O6। here it is not 16, it is the C6H12O6। तो हमारे पास एक ग्लूकोज प्रोड्यूस हो रहा है और एक हमारे पास क्या प्रोड्यूस हो रहा है यहाँ पे, फ्रुक्टोज। दोनों का जो केमिकल फार्मूला है वो बिल्कुल सेम है, लेकिन इनके स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होते हैं। जो ग्लूकोज होता है ये हमारे पास 6 कार्बन रिंग होती है, जबकि हमारे पास ये 5 कार्बन रिंग होता है। ऑल्दो देयर इज 6 कार्बन बट 1 कार्बन एक्ट एज लाइक अ सब्स्टिट्यूट या साइड चेन के तौर पे एक्ट करता है।
तो हमने एक एंगल वो देखा है जो बिल्कुल हाइड्रोलिसिस से पहले था, उसको हमने ए नॉट का नाम दिया है, और दूसरा वो एंगल फाइंड आउट करेंगे ए इंफिनिटी व्हेन द होल हाइड्रोलिसिस इज डन. So the difference between these two reading, the difference between A naught and A alpha, इन दो एंगल का जो डिफरेंस है बेसिकली ये हमें बता देगा द ओरिजिनल कंसेंट्रेशन ऑफ द सुक्रोज. तो ये कैसे बताएगा ये हम आगे डिस्कस करते हैं. So as you can see the reaction proceed too slowly to be measured in pure water. अगर आप प्योर वाटर में रिएक्शन प्रोसीड करेंगे तो वो बहुत ज्यादा वाटर के अंदर भी शुगर डिसॉल्व हो जाती है, but it is a little slower process. So you just add the catalyst, and catalyst हम क्या यूज कर रहे हैं, हाइड्रोजन आयन को. Okay, now there is another thing, it is the pseudo first order reaction. क्वेश्चन की हमारी स्टेटमेंट है डिटरमिन द काइनेटिक्स ऑफ द रिएक्शन. काइनेटिक्स में हम क्या डिटरमिन करते हैं, हम लोगों ने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करना है. इन सिंपल वर्ड यू हैव टू फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कि जब शुगर की हाइड्रोलिसिस होती है तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है. अगर आप इक्वेशन को देखें, यहाँ पे रिएक्टेंट में हमारे पास एक सुक्रोज का मॉलिक्यूल है, एक वाटर का मॉलिक्यूल है, ठीक है. और अकॉर्डिंग टू सेकंड ऑर्डर रिएक्शन क्या होते हैं, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं जिनके अंदर जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, कंसंट्रेशन ऑफ द टू स्पीशीज. तो अब देखें हमारे पास रिएक्टेंट में दो स्पीशीज ही हैं, एक हमारे पास सुक्रोज है, एक हमारे पास वाटर है. इसलिए हम कह रहे हैं कि बजाय इसको सेकंड ऑर्डर होना चाहिए, ठीक है. बट इट इज अ सीडो ऑर्डर फर्स्ट. लेकिन ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन शो कर रहा है. अगर हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की डेफिनेशन देखें वो क्या होती है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज डिफाइंड एज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन in which the rate of reaction depend upon only single reactant concentration. अगर सिर्फ एक सिंगल रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन या रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है, दैट इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. तो यहाँ पे फिर हमारे पास क्या है, हमारे पास तो दो रिएक्टेंट है, हम इक्वेशन में नजर आ रहा है कि एक वाटर रिएक्टेंट है, एक हमारे पास सुक्रोज रिएक्टेंट है. तो असूली तौर पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है, जो हमारा रेट कांस्टेंट है, वो सुक्रोज पे और वाटर दोनों पे डिपेंड करना चाहिए, एंड इट विल बी द सेकंड ऑर्डर. बट ओरिजिनली क्या होता है, द वाटर जो रिएक्शन के अंदर इट इज प्रेजेंट इन द लार्ज एसेस, और इसकी कंसंट्रेशन बिल्कुल चेंज नहीं होती एज द टाइम बिगन, क्योंकि वो इतना एक्सेस में है कि रिएक्शन कंप्लीट भी हो जाता है तो स्टिल जो वाटर की अमाउंट है वो रिएक्टेंट के अंदर एक्सेस में प्रेजेंट है. तो इस वजह से हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारे पास इस जो रेट कांस्टेंट है हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर का, वो किस पे डिपेंड करता है, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास सुक्रोज यानी कि शुगर की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है. That's why we termed as pseudo first order reaction. First order reaction क्या है कि first order reaction is defined as only single reactant concentration affect the rate constant. This is known as the first order reaction. और ये जो हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर है, इसके अंदर जब हम लोगों ने काइनेटिक्स चेक किया है, देन डेफिनेटली इस कंसंट्रेशन इज ओनली डिपेंड अपॉन द शुगर. That's why it is known as the pseudo first order reaction. लेकिन यहाँ पे जो वाटर है उसकी कंसंट्रेशन क्यों नहीं कंसिडर की जाती, you have to know because the water is present in large assets and its concentration does not change during the entire reaction. ठीक है, so this is the reason. What is the hydrolysis of sugar? It is explained. Why it is called pseudo first order reaction? It is also explained. Now we move to the practical. Okay, this is the rate expression for the first order reaction. First order reaction है हमारे पास is equal to K is equal to 2.303 into T log A over A minus X. ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की एक टर्म है, और ये जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है बेसिकली ये टर्म कैसे निकली है, आप इसको ऐसे कंसीडर करें कि हमारे पास ए रिएक्टेंट है, ठीक है, एंड इट विल कन्वर्ट इनटू द पी प्रोडक्ट. ये हमारे पास एक रिएक्शन है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन.
नाउ व्हेन द टाइम इज टी जीरो, जब आपका बिल्कुल टाइम जीरो है तो उस वक्त ए की कंसंट्रेशन क्या है हमारे पास, ए की कंसंट्रेशन है हमारे पास ए, और प्रोडक्ट की कितनी कंसंट्रेशन है, जीरो। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम, कुछ टाइम गुजरने के बाद, सपोज कर लो टाइम गुजर गया, टी टाइम गुजर गया, टी गुजर गया, टी सेकंड गुजरने के बाद ए की कंसंट्रेशन हमारे पास क्या रहेगी, इसको हम देखते हैं, जबकि हमारे पास प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बच जाती है एक्स। तो ए की क्या बचे, रिएक्टेंट की क्या कंसंट्रेशन होगी, ए माइनस एक्स। ठीक है, तो इनिशियली ए की कंसंट्रेशन हमारे पास स्मॉल ए है, उस वक्त प्रोडक्ट नहीं होता, लेकिन जब विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारे पास जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की वो ए माइनस एक्स हो जाती है, और जो प्रोडक्ट की है वो एक्स है। अब अगर हम लोगों ने यहाँ पे लिखना है कि रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, द चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, अगर मैं लिखूं डी, इट इज द चेंज द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, एक्स इज द प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इट इज द डी टी। ठीक है, डी एक्स ओवर डी टी आ गया, और ये किसके इक्वल होगा, इट विल इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। वैसे हम इसको लिखते हैं इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन, बेसिकली हम इसको लिख देते हैं इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन इज द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एट टाइम टी, एंड व्हाट इट विल बी, इट विल बी a minus x. Now here if you remove the proportionality sign, it will equal to the equal, और यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं k, so what is k, it is the rate constant। ठीक है, so हम लोगों ने जो change of rate of reaction लिखा है, they change in the concentration of product with respect to the time, it will is equal to the k a minus x, that is the concentration of the रिएक्टेंट। अच्छा, अब हम इसी इक्वेशन को अगर फर्दर सिंप्लीफाई करें, हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है, उसको हम यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे, यानी कि ऊपर वाली इक्वेशन में जो राइट है साइड के ऊपर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है उसको अलग कर दिया, और जो के है इसके साथ जाके क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, डी टी। तो ये हमारे पास एक और इक्वेशन आ जाती है। ठीक है, इस इक्वेशन के बाद यू हैव टू टेक द इंटीग्रेशन। आप इसके बाद अगर इंटीग्रेशन लेते हैं, इंटीग्रेशन का साइन कुछ इस तरह होता है, आप प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का भी आप लोगों ने यहाँ पे इंटीग्रेशन लेना है। के हमारे पास कांस्टेंट है, इसको वैसे ही लिख देंगे, और आपने क्या करना है, टाइम का भी इंटीग्रेशन ले लेना है। ठीक है, डी टी। अच्छा, इंटीग्रेशन लेने के बाद जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, आपको पता है एक मैथ का रूल है कि जो इंटीग्रेशन है इसको सॉल्व करने के लिए डी एक्स का जब हमने इंटीग्रेशन लिया तो इसे किस में कन्वर्ट हो जाता है, बेसिकली लॉग में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, माइनस लॉग। इसको जब हमने सॉल्व किया, इट विल इज इक्वल टू माइनस लॉग ए माइनस एक्स। ठीक है, ए माइनस एक्स, लॉग नेचुरल है हमारे पास, लॉग नेचुरल a माइनस एक्स प्लस के टी प्लस सी। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास फार्मूला बन जाता है वो ये बन जाता है। अब ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है, इसके अंदर आपने एक कंडीशन पुट करनी है, और वो कंडीशन क्या है, आप ये कंसीडर कर रहे हैं कि जब आपके पास टाइम जीरो था, जब आपके पास टाइम जीरो था उस वक्त रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन यानी कि एक्स की कंसंट्रेशन भी क्या थी, वो भी आपके पास जीरो थी। ठीक है, तो ये वैल्यू जब हम इस फार्मूला के अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नेचुरल लॉग a माइनस जीरो। ठीक है, x हमारे पास क्या है, जीरो, a माइनस जीरो, और ये किसके इक्वल है, इट विल इज इक्वल टू के टी, टी भी हमारे पास जीरो है, ये ले लें, हाँ ले लें, टी जीरो है, और इसके बाद हमने सी कर दिया, जीरो कुछ के साथ मल्टीप्लाई हो जाए जीरो ही रहता है, तो इक्वेशन क्या बनेगी, लॉग नेचुरल a इज इक्वल टू सी के।
ठीक है, ये हमारे पास सी की वैल्यू आ गई है। अब ये जो सी की वैल्यू है ये हम पुट करेंगे इस इक्वेशन के अंदर। इस इक्वेशन के अंदर पुट करने से क्या होगा, हमारे पास आएगा लॉग नेचर a माइनस एक्स इक्वल टू के टी माइनस लॉग नेचुरल ए। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा, इसके साथ भी माइनस का साइन है। अब हमने इसको फर्दर अरेंज करना है। हमने क्या करना है, हमने के टी को सेपरेट आउट कर लिया है। ठीक है, के टी को सेपरेट आउट करना है, तो जो माइनस लॉग ए माइनस एक्स है, वो जो माइनस लॉग ए है उधर जाके क्या हो जाएगा, वो हमारे पास प्लस में आ जाएगा। आप फिर कल को हम ना आए और ये मैं डॉक्टर सादिया सिंह को भी देंगे। ठीक है, माइनस लॉग नेचर ए माइनस एक्स। ठीक है, और जो यहाँ पे ये जो नेगेटिव टर्म थी ये उस साइड जाके क्या हो जाएगी, प्लस लॉग नेचुरल ए बन जाएगा। ठीक है, और ये इक्वल किसके है, ये इक्वल हमारे पास आ गया है के टी के। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोगों को पता है कि लॉग का रूल है कि जो हमारे पास लॉग है, लॉग नेचर ए माइनस एक्स लॉग ओवर ए, अगर हमने इसको इनके साइन खत्म करने हैं, इसको हम लोग यूं भी लिख सकते हैं नेचुरल साइन को खत्म करने के लिए, दैट विल इज इक्वल टू लॉग नेचुरल ए, और a माइनस एक्स के साथ नेगेटिव साइन है, सो यू कैन राइट हेयर एट द डिनोमिनेटर साइड इट विल ऑटोमेटिकली इक्वल टू द पॉजिटिव। और ये किसके इक्वल आ गया, ये इक्वल हमारे पास आ गया है के टी के। अब यहाँ पे ये जो के टी के इक्वल आया है, इसमें टी हमारे पास टाइम है, जहां से हमने के को सेपरेट करना है, तो हमारे पास क्या होगा, टी मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ। सो के इज इक्वल टू लॉग नेचुरल ए इंटू ए माइनस एक्स, जैसे कि ऊपर आप लोगों ने इक्वेशन देखी है। तो ये इक्वेशन कैसे ड्राइव हुई है, ये इस इक्वेशन की डेरिवेशन है। अच्छा, अब यहाँ पे आप लोग ये देख रहे हैं कि मेरे पास लॉग नेचुरल है, बट हियर द 2.303, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो लॉग नेचुरल है वो किसके इक्वल होता है, वो 2.303 लॉग के इक्वल होता है। ठीक है, 303 लॉग के इक्वल होता है। तो सिंपली इस इक्वेशन के अंदर हम लोगों ने लॉग लेजर की वैल्यू फाइंड आउट करके ये डेरिवेशन, ये जो हमारे पास रिलेशन है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, इसको फाइंड आउट किया है। तो हमारे पास जो हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर है, ये बेसिकली सिर्फ डिपेंड कर रही है कंसंट्रेशन ऑफ द शुगर के, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो हमारे पास फार्मूला होता है वो हमने कैसे ड्राइव किया है, के इज इक्वल टू 2.303 इंटू टी लॉग नेचुरल ए इंटू ए माइनस एक्स। तो ये उसकी पूरी डेरिवेशन है। आप लोगों को ये डेरिवेशन का पता होना चाहिए, वाइवा में आपसे क्विज किए जा सकते हैं, इसलिए आपके सामने इसको ड्राइव किया। ओके, सो नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द एंगल। आपको ये बात पहले बताई थी कि जो ए नॉट है वो क्या है, वो इनिशियल एंगल है जब अभी हाइड्रोलिसिस नहीं हुई थी, और ए अल्फा क्या है, वो फाइनल एंगल है जब तमाम की तमाम हाइड्रोलिसिस होगी थी, यानी कि तमाम की तमाम इन्वर्जन होगी थी। सो जो चेंज है ए नॉट माइनस ए इंफिनिटी, वो आपको क्या बताएगी, वो आपको इनिशियल अमाउंट बताएगी शुगर की। ठीक है, जो डिफरेंस है ए नॉट, कौन सा डिफरेंस है, जब शुगर हाइड्रोलाइज नहीं हुई, यानी कि उसकी बिल्कुल एज सच कंसंट्रेशन पड़ी है, वो हमें ए नॉट से पता चल जाएगी। और ए इन्फिनिटी से क्या पता चलेगी कि अब वहां पे जो ए इन्फिनिटी है, यानी कि एंगल एट इन्फिनिटी का मतलब है तमाम की तमाम शुगर हाइड्रोलाइज हो चुकी है। तो इन दोनों एंगल का जो डिफरेंस है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, वो इनिशियल कंसंट्रेशन के। ठीक है, इसके अलावा हम लोग एक और एंगल भी फाइंड आउट करेंगे, दैट इज इक्वल टू ए टी। ए टी का क्या मतलब है, पर्टिकुलर टाइम पे। देखे ना, अब एक रिएक्शन स्टार्ट हुआ है तो उस रिएक्शन को कंप्लीट होने में, यानी कि कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होने में कुछ टाइम लगेगा, तो हम डिफरेंट टाइम इंटरवल से 1 बाय मतलब 5 मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद
हम लोग जो एंगल लेंगे तो वो उनको हमने क्या कह दिया, दैट इज इक्वल टू ए टी, और ए टी माइनस ए इन्फिनिटी हमें क्या बताएगा, इट इज द अमाउंट ऑफ शुगर दैट विल बी स्टिल प्रेजेंट इन द सोल्यूशन, ठीक है। और जैसे ए टी माइनस ए इन्फिनिटी जीरो हो जाएगी, इसका क्या मतलब होगा कि तमाम की तमाम शुगर हाइड्रोलाइज हो गई है, ठीक है। तो हमारे पास रिएक्टेंट क्या बने, जैसे हम लोगों ने इक्वेशन ड्राइव की थी ना, ए हमारे पास क्या था, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और ए माइनस एक्स क्या था, कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट। तो अब जो हमारी करंट सिचुएशन है, इसके हिसाब से हमारे पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन यानी कि शुगर की कंसंट्रेशन क्या है, इट विल बी द एंगल एट जीरो, मतलब जीरो initial state minus angle of infinity divided by the product concentration, और product concentration किसके इक्वल होगा, a t minus a infinity के। और यहाँ पे जो हमें वैल्यू एंगल्स की पॉजिटिव और नेगेटिव मिलेंगी, जैसे हमने शुरू की स्लाइड में देखा कि जो सुक्रोज का मोलर रोटेशन है वो -92 जो है वो डिग्री है। उसका क्या मतलब है कि इट रोटेट द लाइट एट लेफ्ट साइड, माइनस साइन लेफ्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और शुगर की मोलर रोटेशन क्या थी, ग्लूकोज की 58, और वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो लाइट है वो कहाँ को मूव कर रही है, राइट साइड पे। सो हमने जो हमारे पास जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की डेरिवेशन थी, इसको हम लोगों ने पुट कर दिया है कहाँ पे, इक्वेशन के अंदर, अपने जो करंट एक्सपेरिमेंट है उसके लिहाज से रिएक्टेंट की भी कंसंट्रेशन लिखती हैं और प्रोडक्ट की भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कहाँ से मिलेंगी, एंगल ऑफ रोटेशन एट द बिगिनिंग माइनस एंगल ऑफ रोटेशन एट द इंफिनिटी, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन द एंगल ऑफ रोटेशन एट एनी टाइम टी में से जब माइनस करेंगे एंगल ऑफ रोटेशन एट इंफिनिटी जब कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस हो चुकी होगी, ठीक है। सो दिस इज द मेथड, और ये हम इसे किस पे यूज करेंगे, प्लेरीमीटर इंस्ट्रूमेंट है जिसको यूज करेंगे। प्लेरीमीटर की वर्किंग कैसे है वो भी हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। आगे हम बात करेंगे मटेरियल रिक्वायर्ड की, हमें क्या मटेरियल चाहिए। बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, आपके पास पोलैरीमीटर होना चाहिए। 15% सुक्रोज का सोल्यूशन हमने बनाया है। सुक्रोज इज द केमिकल नेम ऑफ द शुगर। हाइड्रोलिसिस करने के लिए हमने इसके अंदर, क्योंकि हमें पता है कैटलिस्ट की जरूरत थी, तो हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड को यूज करेंगे, दैट विल बी द 2 नॉर्मल, एंड देन वी रिक्वायर द पाइपेट एंड रिएक्शन फ्लास्क। सो वेरी सिंपल मटेरियल वी आर रिक्वायर्ड। Then what to do, how to perform the experiment, you just take 2 clean tubes and dry flask, ठीक है। आपने 2 क्लीन ट्यूब लेनी है और उनके अंदर 25 ml आपने पर 15% शुगर सोल्यूशन। 15% शुगर सोल्यूशन का क्या मतलब है, दैट यू हैव टेकन 15 ग्राम ऑफ शुगर इन 100 ml वाटर, एंड देन यू एड 2 नॉर्मल HCl। आपने कॉर्क के साथ इनको बंद करके थर्मोस्टेट पे रख के टेम्परेचर नोट कर लेना है। फिर आपने अपना प्लेरीमीटर है उसको सेटअप करना है, और प्लेरीमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जिसकी हम आगे फर्दर वर्किंग देखते हैं, उसको कैसे ऑपरेट करते हैं। यू हैव एन क्लियर आइडिया। सेट अप द प्लेरीमीटर एंड प्लेस अ जैकेट ऑब्जर्व ट्यूब इन द प्लेरीमीटर, एंड फर्स्टली यू हैव रन द वाटर एट रूम टेम्परेचर थ्रू द जैकेट, ठीक है। सबसे पहले हम उसकी जो जैकेट है उसके अंदर वाटर जो ट्यूब में भर के रख देंगे, और वहां वाटर रखने से क्या होगा, आपको पता है कि वाटर ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड नहीं है, उसके ऊपर लाइट फॉल करेगी तो कोई लाइट प्लेन पोलराइज लाइट रोटेट नहीं होगी, तो वहां से हम अपने इंस्ट्रूमेंट को जीरो पे एडजस्ट कर लेंगे। देन व्हाट वी डू, जो हम लोगों ने 2 फ्लास्क लेनी है, आफ्टर 2 फ्लास्क अटेन द रूम टेम्परेचर, देन यू विल मिक्स द एसिड एज वेल एज द शुगर सोल्यूशन, ठीक है। आपने उनको मिक्स करना है एज सून एज पॉसिबल, आपने उनको जल्दी से मिक्स करना है, और आपने ऑब्जर्व कर लेना है एंगल ऑफ रोटेशन को। जल्दी आपने क्यों करना है, क्योंकि देखिए एसिड है, एसिड एक्ट कर रहा है एज अ कैटालिस्ट, तो वो जो उसने कैटालिस्ट के तौर पे ऐड करना है, तो उसने क्या करना है, उसने ना जल्दी से शुगर को हाइड्रोलाइज करना शुरू कर देना है। तो इससे पहले कि शुगर हाइड्रोलाइज होना स्टार्ट हो जाए, यू हैव इमीडिएटली टेकन द एंगल ऑफ रोटेशन दैट विल इज इक्वल टू ए नॉट, ठीक है। डिटरमाइन द एंगल ऑफ रोटेशन एंड टाइम टू टाइम आपने आपने वो एंगल ऑफ रोटेशन नोट डाउन कर लिया। उसके बाद आपने रिएक्शन नोट प्रोसीड होने दिया विद द सब्सिक्वेंट टाइम इंटरवल, फॉर एग्जाम्पल 3 मिनट के बाद, 6 मिनट के बाद, 15 मिनट के बाद, 20, इस तरह आपने अप टू 30 मिनट्स के बाद डिफरेंट रीडिंग, 5 मिनट गुजरेंगे, फिर आप सैंपल लेंगे, प्लेरीमीटर में रखेंगे, एंगल नोट डाउन कर लेंगे।
फिर आप छोड़ देंगे, फिर 6 मिनट गुजरेंगे, उसके बाद लेंगे, इसी तरह 10 मिनट के बाद अप टू 30 मिनट्स आप लोग क्या करेंगे, विद द पैसेज ऑफ टाइम आप रीडिंग्स नोट डाउन करेंगे, प्लेरीमीटर पे एंगल नोट डाउन कर लेंगे, और फिर आप क्या करेंगे 30 मिनट्स के बाद अपना सोल्यूशन ओवरनाइट रख देंगे, और नेक्स्ट डे आके या आफ्टर 48 आवर्स आके आप क्या करेंगे, आप दोबारा से रीडिंग लेंगे, और उस वक्त जो एंगल आएगा वो एंगल कौन सा होगा, वो एंगल हमारे पास आएगा ए इंफिनिटी, क्योंकि आपने इन्फिनिट टाइम के लिए रिएक्शन छोड़ दिया, जो भी कोई जो आपके हाइड्रोलिसिस जो रह गई थी हाइड्रोलिसिस, वो क्या होगा, वो यहाँ पे खत्म हो जाएगी। ठीक है, सो ये प्रोसीजर था। इसके बाद आपने अपनी ऑब्जर्वेशन लिख लेनी है, ऑब्जर्वेशन, रूम टेम्परेचर, जो भी आप उस वक्त करंट होगा, आजकल तो विंटर है तो यूजली 10-12 टेम्परेचर ही रहेगा। उसके बाद ए नॉट, इट इज द एंगल ऑफ रोटेशन, एंगल ऑफ रोटेशन दैट बिफोर हाइड्रोलिसिस आप वो लिखेंगे, एंगल ऑफ रोटेशन एट इन्फिनिट टाइम, एंड देन यू हैव टू माइनस कंसंट्रेशन लिख लेंगे, तो ए नॉट माइनस ए इन्फिनिटी, ये आपको क्या बताएगी, ए नॉट टू ए इन्फिनिटी, ये एंगल आपको क्या बताएगा, ये आपको बताएगा इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ शुगर। ठीक है, तो करेक्शन जीरो क्या है कि जैसे आपको बताया गया कि आपने पहले वाटर जैकेट रख लेनी है, वाटर जैकेट रखने का क्या पर्पज है कि उसके अंदर कोई जो जीरो एरर है, ठीक है, वो निकल जाए, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ शुगर आपको यहाँ से पता चल जाएगी। तो ये आपकी ऑब्जर्वेशंस थी। इसके बाद आप लोगों ने फर्दर ऑब्जर्वेशंस को टेबलाइज कैसे करना है वो हम देखते हैं। यू हैव टू ड्रॉ द टेबल। In this table there is the 5 different column. First one column में time mention है, दूसरे में angle of rotation, तीसरे में a minus a infinity, और चौथे में a t minus a infinity, और पांचवें कॉलम में हम लोगों ने complete rate constant का फॉर्मूला लिखा है। अब आपको पता है, आपने जीरो के ऊपर यहाँ पे करें, फोर्स कर लें कि आपके पास a एंगल आ गया, सिमिलरली b एंगल है, c एंगल है, देन देयर इज द d E एंड F। ये डिफरेंट एंगल आप लोगों ने जस्ट प्लेरीमीटर में रखने हैं, एडजस्ट करना है प्लेरीमीटर को, ऐसे ही जो आप समझ लें कि जैसे जस्ट लाइक अ माइक्रोस्कोप। ठीक है, जैसे माइक्रोस्कोप पर रख के हम कोई चीज ऑब्जर्व करते हैं, आंख से देखते हैं, सिमिलरली सेम मैकेनिज्म ही देख लें, उसको हम डिफरेंट टाइम इंटरवल से सैंपल रखते जाएंगे, एंगल नोट डाउन करेंगे, एंगल नोट डाउन करने के बाद a माइनस ए इन्फिनिटी वाला कॉलम फिल करेंगे, यानी कि आप क्या करेंगे a माइनस एच। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, आप करेंगे a माइनस एच कर लेंगे, a इन्फिनिटी तो यही आएगा, और a t माइनस a इन्फिनिटी यहाँ पे क्या करेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे b माइनस एच, ठीक है, देन C माइनस एच, देन D माइनस एच, देन E माइनस एच एंड टू अप टू सो ऑन, आप ये सारा कॉलम फिल कर देंगे। लेकिन जो आपकी इनिशियल कंसंट्रेशन है वो A नॉट माइनस A इन्फिनिटी ही रहेगी, सिर्फ एक वैल्यू। क्यों? क्योंकि 0 डिग्री पे जो आप 0 टाइम पे, नॉट डिग्री, 0 टाइम पे जो आप एंगल नोट करेंगे इट विल बी द A नॉट। ये सारी आप इसका एंगल फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ पे आपको पहले बता चुके हैं कि A not minus A infinity, it is the reaction concentration of the reactant, and A infinity क्या है, it is the concentration of the product। ठीक है, आप 1 by 1 ये वैल्यूज पुट करते जाएंगे। 2.303 कांस्टेंट है, लॉग लेंगे किसका, या ये वैल्यू जो आप A नॉट माइनस A इन्फिनिटी ले लेंगे, सपोज करें कि यहाँ पे जो आपका आंसर आया है क्या आ गया है, x आ गया, ठीक है, और यहाँ पे b माइनस एक्स को मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ गया है y। अब आपने k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वेरी सिंपल। आप क्या करेंगे, आप लोग इसको लिखेंगे, t की जगह आप 3 लिख देंगे, और आप लॉग लेंगे, किसका लॉग लेंगे, लॉग लेंगे आप n ओवर x ओवर y का, ठीक है, जो भी आपकी रिस्पेक्टिव वैल्यू है। तो इस तरह आपको पर्टिकुलर टाइम पे क्या मिल जाएगा, पर्टिकुलर टाइम का आपको रेट कांस्टेंट की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, 303। इसी तरह 1 by 1 आपने तमाम कॉलम सॉल्व कर लेने हैं। आपको एंगल्स की वैल्यू पता होंगी, वो आपने नोट की होंगी, उन एंगल्स को पुट करके इस टेबल को फिलअप करेंगे, और एट द एंड आफ्टर हर एक पर्टिकुलर
इन टाइम इंटरवल पे कि इस टाइम पे कितना रेट कांस्टेंट है, आप उसकी इंडिविजुअली वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा जी, अब जो हम एंड पे एक फिर प्लॉट ड्रॉ करेंगे, ठीक है, आप मीन वैल्यूज की निकालें। ये प्लॉट क्या बताता है, देखें हम लोग यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि जो हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर है इट इज अ सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सो सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए एक कंडीशन कंपलसरी है, वो क्या है कि इफ यू ड्रॉ अ प्लॉट बिटवीन टाइम एंड कंसंट्रेशन देन इट विल बी गिवन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप एक प्लॉट ड्रॉ करेंगे किसके दरमियान, लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ओवर प्रोडक्ट, ठीक है, और उसको अगेंस्ट टाइम के प्लॉट करेंगे, तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी, या आपके पास क्या आएगा, एक स्ट्रेट लाइन जनरेट होगी। ये जो वैल्यूज आपको यहाँ पे दी गई हैं, ये जितनी आपके पास वैल्यूज यहाँ पे आएंगी, यू हैव टू सॉल्व टेकन द रेट दिस वन वैल्यूज एट वाई एक्सिस, जबकि आप टाइम जो है वो एक्स एक्सिस पे लेंगे, और आप देखेंगे इस ग्राफ को प्लॉट करके कि आपके पास एक स्ट्रेट लाइन जनरेट हुई है। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है, इट इज द प्रूव दैट द हाइड्रोलिसिस ऑफ द शुगर इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हमें कैसे पता चलता है, जब हम लोग एक फाइनल एक्सप्रेशन जो हम लोगों ने पहले भी ड्राइव भी किया है कि जो K इज इक्वल है 2.303 इसको हम T के साथ कर लेते हैं, और आगे जो लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट, ये जो ये है, ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट डिटरमिन करने का एक जनरल फार्मूला है। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हमारे पास दो टर्म्स हैं, के है, के को हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, के बेसिकली हमें निकलेगी इस रिएक्शन की स्लोप से। अगर आप प्लॉट ड्रॉ करेंगे किसके दरमियान, टी के दरमियान, ठीक है, और बेसिकली इट इज दी 1/t, ठीक है, 1/t के दरमियान, और यानी कि अगर आपके पास 3 मिनट है तो आप उसको क्या लिखोगे, 1/3, 1/6, 1/9, लाइक दिस वन। टाइम को आप एक्स एक्सिस पे प्लॉट करें, लॉग की टर्म्स को वाई एक्सिस पे, तो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन आएगी, और उस पे जो आप जब आप उस पे स्लोप ड्रॉ करेंगे, तो ये जो स्लोप है ये आपके पास किसके इक्वल है, के, दैट इज द रेट कांस्टेंट। और अगर आपका ये ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जनरेट होगा, दैट इट इज shown that the hydrolysis of sugar in the presence of HCl follow pseudo first order reaction। ठीक है, और ये जो K की वैल्यू है वो कहाँ से डिटरमिन होती है, वो K की वैल्यू डिटरमिन होती है स्लोप से। ठीक है, so this is about this one. Now I just shown you a video. अभी जाना नहीं कहीं, वेट अ सेकेंड, एक मिनट, हाँ एक मिनट मैं क्लास ले लूँ। Okay, I just show you a video. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा एक्सपेरिमेंट है फ्लैरीमीटर। फ्लैरीमीटर का जो हमारे पास टास्क होता है, उससे हम किसी भी सोल्यूशन की जो है वो ऑप्टिकल रोटेशन फाइंड कर सकते हैं कि वो लाइट के प्लेन को कितनी एबिलिटी रखता है चेंज करने में।
यहाँ हम स्पेसिफिक रोटेशन फाइंड कर सकते हैं। अगर हमारे पास स्पेसिफिक रोटेशन हमें पता है स्टैंडर्डाइज जो होती है, उससे हम डिफरेंट सोल्यूशन की जो कि हमारे पास कंसंट्रेशन है वो हम फाइंड कर सकते हैं। इसके हमारे पास काफ़ी सारे यूजेस होते हैं, मेडिकल फील्ड में ज़्यादा यूज होते हैं इसके। इसमें ये हमारे पास ये जो इसके प्लेरीमीटर के पार्ट्स है, इसमें सबसे पहले ये हमारे पास लाइट सोर्स है, फिर ये कलेक्टर लेंस है। कलेक्टर लेंस के आगे एक अंदर कलर फिल्टर लगा हुआ है जो कि क्या करता है, सिर्फ सोडियम लाइट को अंदर पास होने देता है। देन इसमें लगा हुआ है पोलराइजर। पोलराइजर के बाद हाफ वेव प्लेट लगी होती है जिससे हमारे पास व्यू बनते हैं, फुल ब्राइट, सेंटर ब्राइट और सेंटर डार्क और फुल डार्क। इस जगह पर हम ट्यूब रखते हैं। देन यहाँ पर पोलराइजेशन एनालाइजर लगा हुआ है, फिर ऑब्जेक्ट लेंस है। ऑब्जेक्ट लेंस के बाद ये हमारे पास यहाँ पर आई लेंस है। आई लेंस में हमारे पास मैग्नीफाइंग ग्लास है, ये दो, ये मैग्नीफाइंग ग्लास है और ये डायल वर्नियर है। और ये हमारे पास जो रोटेटरी हैंड हमारे पास जिसको हमने रोटेट करना है, और ये जो है ये हमारे पास प्रोटेक्टिव प्लेट है। ये तो हमारे पास इसके हो गए सारे पार्ट्स। इसमें हमारे पास जो पहला टास्क है वो है हमारे पास ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ गिवन सॉल्यूशन। गिवन सॉल्यूशन में हमारे पास शुगर सॉल्यूशन है जो कि हमारे पास है 10% का। अब इसमें हमारे पास जो पहला ऑप्शन है वो ये है कि हमारे पास जो व्यू आते हैं वो चार आते हैं। एक तो होता है सेंटर ब्राइट, सेंटर ब्राइट के बाद हमारे पास आता है सेंटर डार्क, फिर फुल ब्राइट और फुल ब्राइट और एक सेंटर फुल डार्क भी आता है। हमने जो अपना रेफरेंस व्यू लेना है हमने वो फुल डार्क लेना है। इसमें हमने इनिशियली इसमें कुछ नहीं रखा और हमने इसको इस तरह सेट करना है कि हमारे पास फुल डार्क जो है वो आ जाए। जैसे कि इस पॉइंट पर हमारे पास फुल डार्क आ गया है। फुल डार्क यहाँ पर हमारे पास जो रीडिंग आ रही है उसको हमने कहना है थीटा नॉट। इसमें हमारे पास जो पहला टास्क है वो हमारे पास है ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ गिवन सॉल्यूशन फाइंड आउट करने का। उससे पहले हमने इसका लीस्ट काउंट फाइंड करना है। ये जो हमारे पास रोटेट कर रहा है स्केल, ये मेन स्केल है। इसमें हमारे पास स्मॉलेस्ट डिवीजन 1 डिग्री की है और जो हमारे पास स्टैटिक स्केल है वो हमारे पास वर्नियर स्केल है जिसमें वो हमारे पास डिवीजन, टोटल डिवीजन उसकी 20 है। तो हमारे पास लीस्ट काउंट क्या हुआ, 1 डिवाइडेड बाय 20 0.05 डिग्री। अब उसमें हमारे पास जो हमने फर्स्ट टास्क के लिए हमने यूज करनी है ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ गिवन सॉल्यूशन, जो हमारा टास्क है उसके लिए जो हमारे पास कंसंट्रेशन है वो हम ले रहे हैं 10%। 10% हम कंसंट्रेशन ले रहे हैं। इसमें हमने ट्यूब की लेंथ यूज करनी है जो कि हमने लेनी है इस तरह। ये देखें, ये हमारे पास है 20, जिसको हमने अगर हम डेसीमीटर में करते हैं तो वो आ जाएगी हमारे पास 2 डेसीमीटर। ये हमारे पास ट्यूब की लेंथ क्या है, 2 डेसीमीटर। अब हमने सबसे पहले क्या करना है, अपना रेफरेंस व्यू सेट करना है जो कि हमने लेना है सेंटर डार्क और सेंटर ब्राइट के एग्जैक्ट दरमियान में आएगा, बहुत थोड़ी देर के लिए फुल डार्क। इसको हमने सेट करना है इस तरह। इस जगह पर हमारे पास वो व्यू है जिसमें हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो मेन स्केल की वैल्यू है वो भी 0 है और वर्नियर की भी ही क्या है, 0 है। तो थीटा नोट जो हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा 0 डिग्री। अब हमने क्या करना है, 10% का सोल्यूशन रखना है। 10% का सोल्यूशन जो ट्यूब में हमने रखना है उससे पहले हमने ये चेक करना है कि हमारे पास एक डिस्टल वाटर की ट्यूब है। डिस्टल वाटर की ट्यूब रखने से आया हमारे व्यू पर कोई फर्क पड़ता है, तो वो हमारे पास हमारे व्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी हमारे पास जो डिस्टल वाटर है वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। तो देन हम 10% सोल्यूशन को देखते हैं। अब ये जो ट्यूब हमने रखनी है ये इस तरह रखनी है कि अगर इस ट्यूब में बबल है तो ये इस तरह आए, और ये हमने इस एंगल पर इस तरह रखनी है कि ये जो बल्ब सा बना हुआ है ये ऊपर वाली साइड पर। ये हमने इस तरह रख दिया, यूं। अब हमने अगेन अपना रेफरेंस व्यू देखना है जो कि चेंज हो चुका होगा, जो कि हमारे पास इसमें हमारे पास एक है कि अगर आपको इमेज ब्लर नजर आ रहा है तो आपने यहाँ से रोटेट करके, जो कि नॉर्मली सोल्यूशन रखने पर ज्यादा ब्लर होता है, तो आपने इसको यहाँ से फोकस कर लेना है कि आपको क्लियर नजर आए। अब हमने दोबारा से रेफरेंस व्यू सेट करना है वही वाला जो कि चेंज हुआ है हमारा।
हाँ जी, इस जगह पर हमारे पास दोबारा हमारा वही फुल डार्क व्यू आ गया है, तो हम अपनी रीडिंग देख सकते हैं, जो कि हमारे पास मेन स्केल की जो है वो है हमारे पास 13 और दूसरी हमारे पास है 6 के राउंड अबाउट है। 13 प्लस 6.05 डिग्री, ये हमारे पास आती है 13.3 डिग्री। तो हमारे पास जो ऑप्टिकल रोटेशन होगी वो होगी थीटा 1 माइनस थीटा नॉट जो कि हमारे पास 0 है, तो ये भी ऑप्टिकल रोटेशन भी हमारे पास इस सोल्यूशन की हो जाएगी 13.3 डिग्री। अब अगर हमने उससे स्पेसिफिक रोटेशन फाइंड करनी है शुगर सोल्यूशन की, तो हमारे पास एक फॉर्मूला आता है थीटा ओवर एल सी। एल जो हमारे पास है ट्यूब की लेंथ है, सी हमारे पास कंसंट्रेशन है, और देन हमने इसको 100 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हमने कंसंट्रेशन किस में ली है, परसेंटेज में। तो ये हमारे पास आएगी 13.3 डिग्री को अगर हम उससे डिवाइड करते हैं। ओके ओके जी, ये आप लोगों ने वीडियो भी देखी है प्रैक्टिकल की। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्लेरीमीटर। जो प्लेरीमीटर है, वैल्यू ऑफ एटी टाइम। एटी क्या है? ए आपके पास कंसंट्रेशन है प्रोडक्ट की, और जो टी है वो कंसंट्रेशन है किसकी, टाइम की। ठीक है, सो आप लोगों को ने देख लिया है इसको। आपने ऐसा कि इसका प्रोसीजर, इसके अंदर जो क्वेश्चनिंग वगैरह थी वो मैंने आपके साथ सारी शेयर कर ली है। आप लोगों ने अब इसको पढ़ना है, मैं आपके साथ ये शेयर भी कर दूंगी। इसको अपनी नोटबुक में भी लिखना है, इसका सारा प्रोसीजर, सारा कुछ आपने लिखना है। ठीक है, सो आई थिंक दिस